मैं कल भी उन बच्चों से कह रहा था कि आप कबले वक्त ही क्या आप एज्यूम करके बैठ गए सारी चीजें, किस स्लैब हो रहा है मतलब गलत है कि जहां तक डेली वेजेस का सवाल है वो कैसे लगे कैसे नहीं लगे, वो इतनी देर से काम कर रहे हैं और उनके बिना बिजली और पानी का तो सिस्टम चलता नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी है, उन्होंने एक बड़ी कंप्यूटराइज्ड ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक ZDO है, उसकी 2 महीने की नौकरी रह गई है, उसको आपने पुंछ में लगाया रहने वाला, वो कह रहा है मेरी पेंशन तो बनाई। ब्लाइंड राइट, वो कंप्यूटर ने कहा कि भैया ये रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में लगा हुआ पिछले 15 साल से, उसको ट्रांसफर कर दिया वहाँ लाठी के पास। मैंने BK सिंह साहब को कहा कि साहब ये ऐसे ऐसे कि लोगों को जो वहाँ 70-70, 80-80 साल से कोई कनाल, आधा कनाल, कोई पौना कनाल पे खेती बाड़ी कर रहा है, उनको ना तंग किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने। मुलाकात में बहुत सारे वो मुद्दे जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुद्दों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात हुई। वो तस्वीर आप तक पहुंची, आपने तस्वीर देखी जरूर है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र सिंह राणा साहब मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जवाब क्या दिए। राणा साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका एक हैंडआउट देखा मैंने, उस हैंडआउट में आपने डोगरी चैनल को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है, क्या कोई आश्वासन मिला? पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैंडआउट मेरा नहीं था, वो राजभवन का था। So we should set the record straight in the beginning. So let me correct myself also. Handout was issued by Rajbhavan. जिसका ये मतलब है कि माननीय राज्यपाल के महोदय के सामने मैंने ये तमाम डिमांड्स आपने रखी। दूसरी बात यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय जो हैं, उपराज्यपाल महोदय माननीय मनोज सिन्हा जी एक काबिल सियासतदान, एडमिनिस्ट्रेटर और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आने से पहले उनकी बड़ी साफ छवि है और जब भी मैंने उनके सामने जनमानस के मसले रखे, उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि इन मसलों को हल किया जाए। कल भी जो मुलाकात हुई, जो मसले आज लोगों को दरपेश आ रहे हैं और जो लोगों के हैं, वो मैंने उनके समक्ष रखे और आपने कहा कि उन्होंने क्या कहा, वो हमेशा की तरह लोगों के हित के कार्य जो होते हैं उनको हल करने में हमेशा वो बहुत अग्रसर रहते हैं और कल भी उन्होंने सब मुद्दों का संज्ञान लिया और ये वादा किया कि इन मुद्दों पे कोई ना कोई एक्शन होगा, वो अपने फैक्ट। जहाँ तक डोगरी चैनल का सवाल है, मैंने उनसे गुजारिश की कि वो अनुराग ठाकुर साहब से इस मसले को उठाएं और मैं बड़े उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसी वक्त उन्होंने फ़ोन उठाकर अनुराग ठाकुर साहब से बात करने की चेष्टा की, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब उस वक्त पार्लियामेंट में थे और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो अनुराग ठाकुर साहब से इस मसले में बात करेंगे। मैंने भी अनुराग ठाकुर साहब से उससे पहले ही दिन में बात व्हाट्सएप मैसेज किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कोशिश से डोगरी चैनल, जो एक बड़ी दरीना डिमांड है जम्मू के लोगों की, वो दोबारा शुरू हो जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंपाइलर्स का मुद्दा था, उन कंपाइलर्स की सिलेक्शन करके SSRP ने जब रिकमेंडेशन लिस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी तो उसके बाद वहाँ एक कमेटी बनती है, उनको डिपार्टमेंट पहले कहता है कि हमारे पास आपके लिए पोस्ट नहीं है, ये प्रमोशन कोटा की पोस्टें हैं। अभी तक वो कंपाइलर जो उन्होंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया, हालांकि कमेटी ने भी कहा है कि इनको वन टाइम रिलैक्सेशन देकर इन्हें डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने दिया जाना चाहिए। तो आपकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुई? देखिए, मैंने फाइनेंशियल कंपाइलर्स का जो मुद्दा है वो माननीय उपराज्यपाल महोदय के सामने रखा और मैंने उसके बारे में हर स्तर पे बात की हुई है। देखिए, बात यह है, फाइनेंशियल कंपाइलर्स का मुद्दा ये है, पोस्ट एडवर्टाइज हुई, एडवर्टाइज होके सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन होके सिलेक्शन लिस्ट बन गई। जब सिलेक्शन लिस्ट गई, सरकार ने कहा कि ये पोस्टें नहीं एग्जिस्ट करती हैं और ये जो पोस्टें हैं इनके लिए हमारे पास ना तो फाइनेंशियल एलोकेशन है, ये बाई प्रमोशन होनी चाहिए। ये इसका हमारी ये गुजारिश है कि ये उनका कसूर नहीं है, जिन बच्चों का जो इंतजार कर रहे थे, जो सिलेक्ट हो गए हैं, और एक स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए उन बच्चों को। अगर सिलेक्ट हुए तो उनको मौका देना चाहिए काम करने का और एक फेयर सिलेक्शन के प्रोसेस से वो सामने आए हैं। अब उनका क्या कसूर है? जिन्होंने पोस्टें रिकमेंड की उनको फांसी दीजिए अगर गलत की, लेकिन बच्चों को क्यों सफर करें, ये हमारी है। मैंने यही बात उपराज्यपाल महोदय से के सामने रखी, उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लिया और वो उस पर देखेंगे। रहबरे तालीम टीचर्स को लेकर कल एक ऑर्डर इशू हुआ, 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया जिस ऑर्डर में ये कहा गया कि वो वापस अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाएंगे जहां उन्हें पोस्ट किया गया था।
जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बहुत सारे रहबर तालीम टीचर इनमें से ऐसे हैं जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं। और रहबर तालीम की एक लंबी लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड है कि हमारी भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी में महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, या वो तमाम लोग जो बीमार हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, कम से कम उन्हें भी सहूलत हो। देखिए, रहबर तालीम पे एक ऑर्डर आया है जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जितने लोग डिप्लॉयड हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर वो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं मिल जाती। अब एक जनरल धारणा ये है कि जो डिप्लॉय हुआ वो सिफारिश पे हुआ है, ठीक। लेकिन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप प्रणाली को देखें, जेडीओ भी डिप्लॉयमेंट करता है, सीओ भी डिप्लॉयमेंट करता है, और एक सिस्टम के तहत डिप्लॉयमेंट होती है। अगर मैथ्स का टीचर एक स्कूल में नहीं है तो सीओ जेडीओ वहाँ से उठाकर दूसरे को कहता है कि भाई मास्टर को पढ़ाओ। तो डिप्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि इन्फ्लुएंशियल, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, वो भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट जो है उसमें सब कुछ ही चोरी है और सब कुछ ही गलत है, सब कुछ नेपोटिज्म, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें मैंने ये इल्तिजा रखी कि आप एक जो सिस्टम है उसको स्टडी किया जाए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी वर्किंग है, बीके सिंह एक ऑनेस्ट और अपराइट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। जो काम जेडीओ ने करना है वो जेडीओ ने करना है, जो सीओ ने करना है वो सीओ ने करना है, जो काम डायरेक्टर ने करना है डायरेक्टर ने करना है, जो सेक्रेटरी ने करना है सेक्रेटरी ने करना है, ताकि ग्राउंड में काम बंद ना हो। जो ये कल का ऑर्डर हुआ है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कुछ स्कूल बंद हो जाएंगे, उसका क्या अरेंजमेंट है? अच्छा, ये विंटर जोन में उन्होंने नहीं किया कि मिड टर्म है ये, अभी यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी तो ऑलमोस्ट हम कहाँ पहुँच गए, अगस्त में तो पहुँच गए। तो मेरे ख्याल में इसको रिवाइज करके देखना। देखिए, जो भी सरकारी ऑर्डर हो वो उसको इट हैज टू बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। ऐसा ना हो, मैं नहीं कहता, देखिए बड़े स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट जो इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देने की, लेकिन उसको इसके साथ भी नजर रखनी पड़ेगी कि जो वहाँ पे ग्राउंड पे कोई उससे रुकावट ना आए। बड़े अच्छे इकदाम ले, मैं कह रहा हूँ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिफॉर्म्स को इस ढंग से किया जाए ताकि कामकाज में रुकावट ना आ जाए, कामकाज थम ना जाए। ये हमारी गुजारिश। अब देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी है, उन्होंने एक बड़ी कंप्यूटराइज्ड ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जेडीओ है, उसकी 2 महीने की नौकरी रह गई है, उसको आपने पुंछ में लगाया रहने वाला, वो कह रहा है मेरी पेंशन तो बनाई। एक जेडीओ है, वो उसकी बीवी जो है वो कैंसर की पेशेंट है, उसने प्रीमेच्योर लेके घर में बैठी है, लड़का जो बीमार है उसको आपने लगा दिया बन्नी में। तो मतलब ये नहीं हो सकता। अब कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन एंगल। कंप्यूटर बड़ा अच्छा है, कंप्यूटर में डाल दो जुनेद हाशमी को, हो सकता है जुनेद हाशमी रिफॉर्म निकले, पर हो सकता है कि कंप्यूटर ये ना समझे कि जुनेद हाशमी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पता है कंप्यूटर के साथ ह्यूमन एंगल भी डालना जरूरी है। सिफारिश मत सुनिए, ना सुनिए, लेकिन ह्यूमन एंगल, लेकिन जो नहीं, कुछ पैरामीटर्स तो बना दीजिए। अब कैंसर पेशेंट होगा, उसको आप कहेंगे नहीं मैं कंप्यूटर ने तुम्हारा फैसला कर दिया। मैं आपको एक केस बताता हूँ, बीके सिंह साहब ने उसमें बड़ी मदद की। ब्लाइंड राइट, वो कंप्यूटर ने कहा कि भैया ये रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल में लगा हुआ पिछले 15 साल से, उसको ट्रांसफर कर दिया वहाँ लाटी के पास। मैंने बीके सिंह साहब को कहा कि साहब ये ऐसे ऐसे हुआ, तो आप देख लीजिए, फैक्ट्स करिए। उन्होंने इमीडिएटली चेंज किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई हुआ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कंप्यूटर के साथ ह्यूमन इंटरवेंशन, जो फैक्चुअल पोजीशन, उसको भी साथ में डबटेल करके फैसले जात होने चाहिए, ताकि सिस्टम जो भी प्रणाली बना रहे हैं वो बड़े तजर्बेकार हैं। बीके सिंह वो नवोदय विद्यालय चलाते थे दिल्ली में, काबिल हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं। उनसे यही गुजारिश है, मैंने यही माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समझ रखा कि जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से वो रेगुलेट करें कि एकदम कोई आम काम रुक ना जाए, बच्चों की पढ़ाई ना रुक। अल्टीमेट एम क्या है? एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट गेट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, उनको बेहतरीन पढ़ाई होनी चाहिए, ये मकसद है। उसके लिए जो करना करें। मुझे एक चीज़ बताएं राणा साहब, एक देरीना मांग है रियासी के लोगों की। रियासी के साथ में कटरा से जो लोग आते हैं वो भी परेशान हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा के बहुत सारे लोग हैं, वो भी परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल थोड़ा करते हैं
हमें टोल उतना क्यों देना पड़े जितना टोल बाकी लोगों को देना पड़ता है। इस सिलसिले में भी कल जो राजभवन से प्रेस नोट आया उसमें ये लिखा गया है कि आपने वन टोल प्लाजा को लेकर भी बात की है, तो आपने जो बात की है वो क्या है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिस्पांस क्या था? देखिए, वन टोल प्लाजा, पहले मैं ये बताऊं कि माननीय नितिन गडकरी साहब जो रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में पिछली बार एक बयान दिया था कि लोकल एरिया के लिए हम एक प्रावधान बना दें जहां मुफ्त हो। ठीक, उसका अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि लोकल एरिया जो है, जो दंसाल नगरोटा का लोकल एरिया, उसमें फ्री होना चाहिए। वहाँ के लोगों को, अब किसी ने बन से सुकेतर जाना है, पास है, तो वो टोल देगा। किसी ने झज्जर कोटली से नगरोटा आना है, वो टोल देगा। ये गलत है, ये बुनियादी तौर पे गलत है। उसमें हमने ये कहा है कि उसमें फ्री होना चाहिए। पहले वो फ्री पासेस देते थे, लेकिन वो प्रथा भी कोई इतनी अच्छी प्रथा नहीं। आप मेरे वाकफ में, मैंने आपको फ्री पास बनाया, वो किसी और का वाकफ, वो फ्री पास, जो वहाँ का रहने वाला है, जो वहाँ का रसीक है, आधार कार्ड के बेसिस पे उसको फ्री होना चाहिए। 20 जो दंसाल ब्लॉक और नगरोटा ब्लॉक के, अब एक ऑर्डर निकाला है पीछे डी साहब के साहब, हम कैंप लगा रहे हैं, दंसाल ब्लॉक और नगरोटा ब्लॉक के जो लोग हैं वो अपने पास बनवा लें। भैया पास तो बन ही रहे थे, उसमें कोई ऐसी कोई मेहरबानी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि फ्री होना चाहिए, और उसके लिए मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो अगर ये टेकअप करें, और ही वाज वेरी काइंड कि वो टेकअप करेंगे गडकरी साहब से। रेवेन्यू में डिजिटल फी को लेकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपकी बातचीत हुई है। डिजिटल फी को लेकर आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने जो गुजारिश की उसको लेकर उन्होंने क्या? पहले तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स को देना और अवेलेबिलिटी है, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिससे कि आम जनमानस को बहुत फ़ायदा होगा। मैंने उनसे यही गुजारिश की कि जहाँ ये बहुत अच्छा है, उसकी जो फीस भी हो, कोई गिरदावरी लेने की फ़ीस या कोई और चीज़ लेने की फ़ीस या कोई और, वो बड़ी मिनिमल होनी चाहिए। 50 रुपये हो गए, 60 रुपये हो गए, ज़्यादा फीस ना हो, ताकि आम आदमी को उसकी वजह से नुकसान ना हो। तो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या? मैंने उनके समक्ष रखा और वो हमदर्दाना तरीके से उन्होंने जो भी जनमानस की चीज बात उनके सामने रखी जाए। मैंने पिछले 1.5-2 साल में देखा उनका रवैया ये होता है कि जो चीज़ लोगों के विच टचेज द स्किन ऑफ द पीपल, लोगों के हित की है, उसमें एक प्रोएक्टिवली मदद करने की उनकी एक कोशिश होती है, और इसमें भी उन्होंने एक हमदर्दाना रवैया लिया। अब उनसे मैंने ये बात की, जो ये बॉर्डर एरियाज पे ज़मीनें हैं छोटी छोटी सरकारी जो 70 साल से, उस पर भी मैं आपको यकीन से बता, उनके समक्ष मैंने लाया, पहले भी लाया था, उन्होंने बड़ा हमदर्दाना रवैया लेके एक्शन भी लिया। कल भी जब मैंने लाया उन्होंने फौरी उस पर भी एक्शन लिया, और वो इस इश्यूज में भी, ताकि लोगों को जो वहाँ 70, 80 साल से कोई कनाल, आधा कनाल, कोई पौना कनाल पे खेती बाड़ी कर रहा है, उनको ना तंग किया जाए, उसके लिए वो बिल्कुल कन्विंस्ड हैं और वो उस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि उनका एक रवैया है कि जहां गरीब आदमी का मसला आता है, जहां एक आम आदमी का मसला आता है, वो चाहते हैं कि उसकी मदद की जाए, और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। जब भी मैंने उनके सामने कोई ऐसा मसला रखा जो आम जनमानस का मसला है, जो गरीब का मसला है, उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि उसमें प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स करके उसमें एक्शन करें। तो राणा साहब, आपको कल अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के जो बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर मैंने देखा आप उनके पास भी गए थे, उनसे भी आपने बातचीत की, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी आपने उस मुद्दे को उठाया है। जहां तक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का ताल्लुक है, 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें तीनों काबिल ऑफिसर जो हैं उस कमेटी के मेंबरान हैं, वो उस कमेटी में प्रोब अभी भी इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने कहा रिपोर्ट अभी हतमी रिपोर्ट आई नहीं है। राणा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो आपका मत इसको लेकर क्या है, और दूसरा ये कि एक सरकार इतना बड़ा इम्तिहान कराती है, 1200 सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए इम्तिहान कराती है, और उसके बाद उन्हें पता चलता है इसमें धांधलियाँ हुई हैं और पूरे का पूरा प्रोसेस स्क्रैप करती है। आप उसको कैसे देखते हो, और ये अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपकी बात क्या है? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। PSI का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें बहुत धांधली की आवाज़ें उठने लगी, और ये आपको मालूम है अभी महाराष्ट्र में भी PSI स्कैम हुआ, और भी स्टेट्स में हुआ, लेकिन कोई अभी तक एक्शन नहीं हो रहा। लोग दिल्ली डैली कर रहे हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई और उसके जांच करवाई।
मतलब एक प्राइमा फेशी जांच करवाई और उसको हेड कर रहे थे एक बहुत काबिल और बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट श्री आर के गोयल साहब, जो बड़े एक तजर्बाकार और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े मुदव्वर इंसान हैं और जो निष्पक्ष हैं। उनके कामकाज के तरीके पे कभी कोई सवाल या निशान नहीं उठाएगा और वो बड़े निष्पक्ष तरीके से और बड़े इंटेलिजेंटली हर चीज़ को देखते हैं और बड़े प्रूडेंटली देखते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जो अपरेंटली हमें तो कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन जो अखबारात में पढ़ते हैं कि प्राइमा फेशी उनको इस्टेब्लिश हुआ कि वहाँ पे धांधली हुई है। तो गवर्नर साहब ने इमीडिएटली स्क्रैप करके सीबीआई को दिया। सीबीआई इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द कंट्री, उसके हवाले किया कि साहब दूध का दूध पानी का पानी हो और वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, उसको आप करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब अगर हुआ तो एक को छोड़ देते दूसरे को पकड़ते, वो होता नहीं है। पेपर जब लीक हो गया, चाहे आपको मिला या नहीं मिला, ये बदकिस्मती है आपकी कि लेकिन लीक हो गया। लीक जब हो गया तो ये बदकिस्मती है उन बच्चों की जो लायक बच्चे जो अपनी मेहनत से किए, उनकी बदकिस्मती है कि ब्लैक शीप हैं। लेकिन वो बच्चे जो बदकिस्मत हैं इस मसले में, वो दोबारा अपनी लियाकत से उसमें कामयाब हो जाएंगे और जो गलत है वो गलत है। बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाले को वो सजा मिलनी चाहिए कि जो एक कातिल को सजा मिलती है, कोई इसमें लिहाज नहीं होना चाहिए। मैं तो ये आपके माध्यम से डिमांड करूंगा कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सीबीआई से ये कहें कि एक फास्ट ट्रैक इसमें इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग इन्वॉल्व इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है, कहां से हैं, कैसे हैं, उनको ऐसी सजा दी जाए दोबारा कोई जुर्म ना करे। ठीक हो, जहां पे एफएआई का सवाल, ये एफएआई के बच्चे मेरे पास भी आए थे, इनका प्रोसेस और ड्यू डिलीजेंस हो गया है, इनका सारा सिस्टम हो गया। ये बच्चे परेशान हैं और इनकी परेशानी जायज़ है, क्योंकि अब ये है कि उन्होंने कहा कि कमेटी, इसी कमेटी को दिया गया, गोयल साहब की कमेटी इसका जांच कर रही। मैं कल भी उन बच्चों से कह रहा था कि आप कबले वक्त ही क्या आप एज्यूम करके बैठ गए सारी चीजें, स्क्रैप हो रहा है मतलब गलत है। बच्चे हैं वो बड़े, और उनके साथ पूरी हमदर्दी हमें। देखो कोई भी बच्चा है, उसका फ्यूचर है, उसने मेहनत की है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पहले ये पता लगना चाहिए कि चोरी हुई या नहीं हुई। ठीक, अगर चोरी हुई तो वो भी कहते हैं कि सजा होनी चाहिए, चोर को चोर की सजा मिलनी चाहिए। क्यों वो खिलवाड़ करे लोगों के करियर के साथ। आफ्टर कोई 90,000 बच्चों ने इसमें अप्लाई किया होगा, 1 लाख के ऊपर 1 लाख, तो 900 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो हो सकता है कि अगर ये चोरी हुई तो फिर वो उनका क्या कसूर है, 92,000 93,000 कल कहेंगे कि साहब हमारा क्या हुआ। सो पहले तो वो रिपोर्ट आने दीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि सारे माशरे को यकीन है आर के गोयल साहब की रिपोर्ट पर। मैं गवर्नर साहब के गैर जानेदाना रवैया इसमें कि अगर गलत है तो गलत है, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूँ पहले रिपोर्ट तो आ जाए, अभी आई ही नहीं। पहले ही हम कह रहे हैं डोंट्स, क्या वो ज्यूम कर रहे हैं, क्या ये या वो जानते हैं कि यहाँ इसमें धांधली हुई है, अभी तो पता ही नहीं है। पहले रिपोर्ट आने दीजिए, जब रिपोर्ट आएगी, जो ये मुझे पूरा यकीन है जो गोयल साहब रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट जो गोयल साहब की होगी वो बिल्कुल गैर जानिबदाना, साफ, शफाफ होगी, फैक्ट्स पे होगी और बड़े सफाई से दी जाएगी। तो लेट द रिपोर्ट कम, उसके बाद वो इशू डिस्कस किया जा सकता है। अंत में राणा साहब आपसे ही जानना चाहूँगा, डेली वेजर, कैजुअल, SRO 520 उनके लिए आया, SRO 520 के जरिए कमेटी बनी, एम्पावर्ड कमेटी की, इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब इतने लंबे समय के बाद देखिए, मेरा मानना बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल क्लियर, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, कि जहाँ तक डेली वेजेस का सवाल है, वो कैसे लगे कैसे नहीं लगे, वो इतनी देर से काम कर रहे हैं और उनके बिना बिजली और पानी का तो सिस्टम चलता नहीं है भैया। ये कहने की बातें हैं, वो दिन रात लगाते हैं। और इसमें बायोमेट्रिक्स भी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं कि 60,000 हैं, 70,000 हैं, जिनका सारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। उनको रेगुलराइज करना चाहिए। 50-50, 55 साल उनकी उम्र हो गई है। अब वो इस उम्र में किस काबिल रहे, उन्होंने सारी जान गंवा दी अपनी बिजली और पानी चलाने के लिए, उनके बिना सिस्टम चलता नहीं। जब वो स्ट्राइक पे जाते हैं आपका सिस्टम बैठ जाता है। अगर उनकी ज़रूरत नहीं, अगर वो नहीं कुछ कर रहे तो फिर सिस्टम क्यों नहीं चलता उनके बिना। तो इसलिए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये एक, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट रिक्वायरमेंट है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। पर उनके रिटायर भी हो गए हैं कुछ लोग, इस वक्त एवरेज एज उनकी 50-55 साल है, वो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं। और देखिए, वो ये कहना कि इस गवर्नमेंट का नहीं, उसमें सारे पिछले 15 साल से उनको कहानियां सुनाते आ रहे हैं। हाँ, वो एक गवर्नमेंट थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, वक्त आ गया है।
कि गवर्नर साहब, मैं समझता हूं इनके ही राज में ये हो सकता है फैसला, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट में नहीं होता फैसला। पहले क्या हुआ, जब फैसला होने की बारी आई, जो आदमी 2 मिनिस्टर थे उन्होंने कहा भाई 5,000 मेरे भी ठोक दो, तो फिर मैं इनको लिस्ट निकालता हूँ, लिस्ट रुक गई और कोई ना कोई बात होगी। तो मैं समझता हूँ इनके साथ ज्यादती है, इनका मसला हल होना चाहिए, ये रेगुलराइज होने चाहिए और इनके लिए पूरी तरह सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँ, कोई ना कोई सिलसिला निकाल के इनको रेगुलराइज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा का साफ तौर पर यह कहना है, जहां तक अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बच्चों का ताल्लुक है, इंतजार करिए, रिपोर्ट आने दीजिए, कबल अज वक्त जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये राणा साहब ने कहा है कि डेली वेजर, कैजुअल और ये तमाम लोग जो सर 520 के तहत लगे हैं, मैं नहीं जानता लगे कैसे, लेकिन अब इन्हें रेगुलराइज करने का वक्त आ गया है।